हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है ये 6 to 8 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? इसका आंसर है, पहला है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तीसरा है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। चौथा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। पहला है, इसका आंसर है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तीसरा है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। चौथा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है 2 नंबर, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। दूसरा क्वेश्चन पर चल रहा है। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? दूसरा क्वेश्चन है संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? पहला है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। दूसरा है एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा है एक दिशीय, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। चौथा है एक दिशीय, संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध है? इसका आंसर है तीसरा, एक दिशीय, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ये सीटेट दूसरा का पेपर है, पेपर सेकंड का पेपर है ये 6 to 8 के लिए। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला विद्यार्थी की अभिरुचि। दूसरा विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य। तीसरा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या दूसरा में है पहला और दूसरा, तीसरा में है दूसरा तीसरा, या चौथा में है पहला दूसरा या तीसरा? इसका है आंसर है पहला दूसरा और तीसरा चौथा। और ये दो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये भी सही है, ये भी। चौथा क्वेश्चन पर चल रहा है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन प्रक्रिया संबंध। दूसरा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तीसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। चौथा है पुरस्कार एवं दंड। इसका आंसर है दूसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आंसर है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पांचवा क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्य व्यवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है
यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तीसरा है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। चौथा है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, उन्हें सभ्य बनाना होता है। इसका आंसर 2 है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बाल्यावस्था की अवधारणा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल व्यवस्था की विशेषता है? पहला है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। दूसरा है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। तीसरा, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करता है। चौथा है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। इसका आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? इसका आंसर है 4 नंबर, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की क्या है? पहला है ऑप्शन है द्वितीयक एजेंसी है। दूसरा मनोवैज्ञानिक एजेंसी है। तीसरा प्राथमिक एजेंसी। चौथा मध्य एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? इसका आंसर है तीसरा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। 8वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंतःव्यक्तिक निष्ठा। दूसरा खोजपूर्ण अधिगम। तीसरा है समीपस्थ विकास क्षेत्र। चौथा है पार ढांचा। इसका आंसर है बी, खोजपूर्ण अधिगम। 9वां क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या ने उसे उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है? आदान प्रदान परंपरागत। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था पश्व परंपरागत। तीसरा है आज्ञा पालक पूर्व परंपरागत। चौथा है अच्छा होना परंपरागत। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? इसका आंसर है एक, आदान प्रदान और परंपरागत। दसवां क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? पहला है जेंडर रूढ़िवादी। दूसरा है जेंडर विभेदीकरण। तीसरा है जेंडर भूमिकाएं। चौथा है जेंडर पहचान। समाज में विभिन्न लिंगों को उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं के बारे में जन सामान्य अवधारणाएं क्या है? इसका आंसर है ए, जेंडर रूढ़िवादिताएं। 11वां का क्वेश्चन है, हाल में ही पाठ्यचर्चा में एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास
किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को कार्य करती है। इस कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। दूसरा, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तीसरा, यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। चौथा, यह जेंडर स्थिरताओं को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर है यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। 12वां क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुविधि वृद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? पहला है पैटर्न की खोज एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता की संवेदनशीलता। दूसरा है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। चौथा है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को स्वतंत्र करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है ए, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ये है। तेरह का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निर्गमनात्मक तर्क किस अवधि से विकसित होता है? 13 का क्वेश्चन है, आंसर है इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा संवेदी चालक अवस्था। तो तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा होगा? मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी चालक या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक? इसका ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 14 का क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव से समझना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा। दूसरा है लॉरेंस कोलहर्बर्ग। तीसरा है जीन पियाजे। चौथा है लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर है 4 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये आंसर है। 15 का क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरा, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। चौथा है एक अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन है 3 नंबर सही है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। शिक्षक को ये करना चाहिए, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। 16वां क्वेश्चन है, सतत एवं समन मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? सतत एवं समन मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला है विविध प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। दूसरा है संरचनात्मक आकलन। तीसरा है केवल संरचनात्मक आकलन। संरचना है और यह संकलनात्मक है। चौथा है न संरचनात्मक न संकलनात्मक आकलन।
इसका ऑप्शन ए सही है। विविध प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। 17 का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विभेदीकरण, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है समावेशन, चौथा है मुख्य धारा से जोड़ना। इसका ऑप्शन आंसर है समाजीकरण। 18वां क्वेश्चन है, ये सीटर 2019 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये 6 to 8 के लिए क्वेश्चन है। ये मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास के संदर्भ के आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारक आनुवंशिकता है। तीसरा है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। चौथा है, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है 1 नंबर सही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? पहला है, एक शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाना चाहिए। दूसरा है, विद्यालय के द्वारा ज्ञान की संरचना की जानी चाहिए। तीसरा है, विद्यालय के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चौथा है, विद्यालय के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 2 है सही, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करनी चाहिए। बीसवां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्गों के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पौराणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तीसरा है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। चौथा है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। तो 21 का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करनी चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तीसरा है, अशक्त अधिगमकर्ताओं पर प्रति दया सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करनी चाहिए? इसका ऑप्शन 2 सही है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। 21 का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। दूसरा है, निम्न स्तरीय शब्दावली की कौशल। तीसरा है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? ये चारों जो है
ये चारों किसके सूचक हैं? पहला है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, दूसरा है यह स्वलीन विद्यार्थी के, तीसरा है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, चौथा है अधिगम सशक्ता वाले विद्यार्थी के, असक्ता वाले विद्यार्थी के। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है पढ़ने में प्रतिचिंता, शब्दों के अक्षर की पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? इसका ऑप्शन 4 सही है, अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी के लिए। ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है? पहला है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, दूसरा है समाधान मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तीसरा है क्रियात्मक अनियमितता एवं वस्तु पर केवल परंपरागत कार्य का ध्यान देना, चौथा है प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण को एक ही आयाम में सीमित रखना। इसका ऑप्शन है पहला सही है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक लक्ष्यों में विभाजित करना, ये सही है। 24 का क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, दूसरा है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना एवं अभ्यास के लिए रटने पर बल देना, तीसरा है विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, तीसरा है विद्यार्थी को निर्देश रूप के एक तरीके का प्रयोग करना, चौथा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। इसमें क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है? इसका आंसर 24 का 1 नंबर सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, एक शिक्षक एवं समावेशी कक्षा के विषय योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं? तो ये सही है। 25 का क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है अपसारी चिंतन पर बल देना, तीसरा है अभिसारी चिंतन पर प्रोत्साहित करना, चौथा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को बल देना। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देना। इसका ऑप्शन ये सही है, 4। 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पक्ष लेता है। पहला है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल लेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, दूसरा है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण करना, तीसरा है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, चौथा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। निम्नलिखित में से कौन से कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? 26 का 1 में है, ये है
विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सरोकार करना। 27 का है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करनी चाहिए? बच्चे को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षक में हस्तक्षेप है। दूसरा है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तीसरा है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। चौथा है, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। इसका क्या आंसर है? 27 का आंसर है 2। संवाद के द्वारा बच्चे की इस अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। 28 का है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। चौथा है, संवाद एवं परिचर्चा। इसका आंसर ये है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। 29 का क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे को किस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। दूसरा, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। तीसरा, पूरी कक्षा में उन्हें बार बार डांट कर या उनसे बात करके तथा अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे को किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं? इसका ऑप्शन 4 सही है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि के कारण उनसे जानने की कोशिश करके। लास्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक क्या है? यंत्रवत याद करना। दूसरा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तीसरा, अनुबंधन। चौथा, दंड। इसका आंसर बी ए सही है, दूसरा सही है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान संरचनावादी उपागम को बताता है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है। ये हमारा सीटेट 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये 6 to 8 के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। आप सीटेट 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, ये पेपर 2 का ही हम सॉल्व करेंगे अभी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, फिर बाय।